व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की जो बात होती है, हम्म। ये वर्ण व्यवस्था तो मनुस्मृति की उपज है, लेकिन ये जाति व्यवस्था का प्रचलन कब से माना जा सकता है? देखिए, प्राचीन काल में जो भी साक्ष्य है, कहीं भी बड़े बड़े राजाओं का भी शिलालेख है, ताम्रपत्र हुआ या और भी जो साहित्यिक चीज जो है, जो उस कालीन में लिखा गया था। कागज तो था नहीं, कागज का आविष्कार तो चाइना से भारत आने के बाद ही कागजी जितने ग्रंथ हैं, ये तो भारत में आने के बाद ही आविष्कार जब हुआ जी। घूम के जब इंडिया में आया, इसका मतलब कि कागज पर जितने ग्रंथ हैं वो कागज के आविष्कार होने और उसके भारत में आने के बाद के ही हैं। जी। पहली बात है। तो जितना पहले का जो है राजाओं का संदर्भ जो भी शिलालेख में या किसी और समकालीन साहित्य में है, सारे खानदान का ब्यौरा मिल जाएगा, लेकिन जाति वर्ण का कहीं नहीं मिलेगा, था ही नहीं। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो है, ये सामंतवाद का उपज है, सामंतवाद की देन है, इसीलिए इसका कोई चीज इधर नहीं मिलता है। अब देखिए, इधर हम एक पढ़ रहे थे संस्कृत पर कि संस्कृत ग्रंथों का जो कंटेंट है वो चाइनीज भाषा में, चाइनीज साहित्य में भी मिलता है। क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है कि भाषा का विकास जब पढ़िएगा तो जो जिन पाली ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में किया गया है, उन्हीं पाली ग्रंथों का चाइनीज में अनुवाद किया गया है। चाइना में जितने ग्रंथ हैं उसमें कहीं संदर्भ नहीं आया है कि उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों से अनुवाद किया है। सारा अनुवाद जो आया है वो पाली के ग्रंथों से आया है। यहाँ क्यों नहीं है? वही तो जला दिया लोगों ने। भाषा का जब विकास, जब आप नेचुरल पढ़िएगा, इसमें चार्ल्स डार्विन को हमेशा याद रखिए, किसी भी विचारधारा को, किसी भी वस्तु के, किसी भी जीव के विकास में इवोल्यूशन काम करता है कि सिंपलर से कॉम्प्लेक्सिटी होता है। संस्कृत के बारे में तो उल्टा कहानी है कि एक कॉम्प्लेक्स भाषा वैदिक संस्कृत आया, उससे फिर मॉडिफाई हुआ, सिंपलर हुआ, सुसंस्कृत हुआ, तो ये जो साहित्य संस्कृत आया, उससे जो टूटा तो है जो पाली और प्राकृत आया, और उससे जो अपभ्रंशित हुआ, ये उल्टा कहाँ का कौन विज्ञान का नियम है? भाषा का विकास जो होता है वो सिंपल से, किसी भी चीज का सिंपलर से कॉम्प्लेक्स होता है। तो किसी भी क्षेत्र का भाषा पहले बोली होगा, डायलेक्ट होगा, और बोली जो है किसी खास इलाके में होता है, वो बोलचाल की भाषा होता है, उसके शब्द जो है उसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है। इसके लिए उसको ग्रामर उसमें बनाया जाता है ताकि उसका एक स्पेसिफिक अर्थ ही निकल सके उस बात का। और वो जब हुआ तो प्राकृत मतलब क्या होता है? कृत मतलब बना, किया गया। प्राक माने उस कर्म बनाने से पहले की जो भाषा जो थी वो प्राकृत था, यानी प्रकृति द्वारा जो निर्मित है वही प्राकृत, प्रकृति द्वारा जो चला रहा था। कृत होने से पहले जो थी वो प्राकृत भाषा, वो बोली थी, एक तरह से कहिए भाषा के रूप में। लेकिन साहित्य जो अब उसको जब ग्रामर दिया गया, उसको जब सर्टेन, उसको जब डायमेंशन में बांधा गया कि उसका विशिष्ट अर्थ निकले, जिसमें साहित्य लिखा जाने लगा, तो वो है जो भाषा का विकास में वो पाली आया। और संस्कृत मतलब क्या होता है? सुसंस्कृत, सजाना, उसको संवारना। उसी पाली का एडवांस में जो है जब सुसंस्कृत किया गया तो और स्पष्ट किया गया। जैसे पाली में र संयुक्ताक्षर नहीं होता था, अरियो होता था, आर्य को कहते थे। अब आया भाई आर्य होगा, तो वो उसी का एडवांस रूप उसमें है। और सामंतवाद के समय में ये संस्कृत बहुत बढ़िया से डेवलप हुआ। तो कोई भी संस्कृति जो नया बनता है ना, उसको प्राचीनतम और सनातन घोषित करना पड़ता है। और प्राचीनतम सनातन घोषित करना पड़ता है तो जहां जो संस्कृति रहता है उसके सबसे प्राचीनतम पुरानतम पर जाता है। इसीलिए ये लोग जो अपना कहानी बताया कि सभ्यता की शुरुआत से हम लोग चले आ रहे हैं, और जो भी इसके विरुद्ध में था, मोस्टली पाली साहित्य, सबको नष्ट भ्रष्ट जला करके समाप्त कर दिया गया। और उसमें से जो इनके काम लायक विद्वतापूर्ण था, उसी का तो इन्होंने है जो संस्कृत में अनुवाद किया है। ये वेद उसी समय का है, ये उपनिषद, जितना चीज है सब जो है वो पाली में। यदि अभी कहीं भी विश्व में साक्ष्य मिलता है इसका ये, तो आप पाएंगे कि वो पाली से अनुवाद होकर के वहां गया था, संस्कृत से नहीं गया।
और आज संस्कृत में वही चीज उपलब्ध है, मतलब दोनों है जो एक कॉमन से है। और भारत में किसने नष्ट किया? हम तो लिखे हैं इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। यदि विदेशी आक्रांताओं ने जलाया था, 100 वर्ष तक ये घटना चल रही थी, सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय नहीं जला। पाली है, पाली स्टेशन था, पालीगंज वहां है, कुछ कहता है राजस्थान में पाली जगह का नाम है। क्या था? पाली का अध्ययन केंद्र था। हम बिहटा के पास घर में रहते हैं, बिहटा और बिहट दोनों क्या है? जहां बौद्ध विहार था वही वो बिहट हो गया, ये बिहटा है। उसके बगल में देवकुली गांव है। देव किसको कहता था? देव जो बुद्ध के जो एक लेवल के अनुयायी होते थे उन्हीं को देव कहता था, और देवों का वहां कुल बसता था। ये सब नष्ट हुआ 100 साल तक। सिर्फ वही नहीं हुआ, और कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीना तक जलते रहा। 6 महीना तक क्या वो कैंप लगा दिया था वहां जलाने के लिए? और यदि जला भी, ऐसा क्यों हुआ कि सारे पाली साहित्य नष्ट हो गया और संस्कृत का बचा रह गया? संस्कृत के ग्रंथों से उसको कौन विशेष लगाव था जलाने वाले को? ये तो आप लोग स्पष्ट कीजिए। तो बड़ा एक यूनिक सवाल खड़ा कर देना है। श्रीमान, देव जो कही जाती है देव, तो देव संस्कृति और देव कुछ लोग क्या अपने आप को सुपरमेसी साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ये मनगढ़ंत इसकी व्याख्या करते हैं क्या? मनगढ़ंत नहीं, एक्चुअली चीजों को हम वर्तमान नजरिया से देखते हैं, समझे ना। चीजों को उसी नजरिया से देखना होगा, उस काल के नजरिया से देखना होगा, तब समझ में आएगा। ये जो हमने कहा कि संस्कृति जो है, जो पुरातन और सनातन होता है, तो यहाँ जो मोडिफाई हुआ मध्यकाल में, उसको प्राचीन काल का चीज साबित करना था, इसीलिए उसी इन्हीं चीजों को लेकर करके चले आए। अब जैसे आप पढ़ते होंगे कि नाग कौन? नाग एक सोसाइटी का वैसा प्रबुद्ध वर्ग था जो जिसके भरोसे समाज चलता था, यानी रक्षक होते थे। पूरा समाज टिका हुआ था उसी पर। इसीलिए मैथोलॉजी में कहानी है कि शेष नाग पर ये पृथ्वी टिका हुआ है। उन्हीं नागों के बुद्धिमत्ता पर है जो ये पूरा उस जमाने का दुनिया टिका हुआ था। लेकिन वो नाग जो थे वो बौद्धिक संस्कृति, बौद्धिक परंपरा के जो संरक्षक थे। तो न्यू स्पीक स्ट्रक्चर ऑफ, माने ये जो 1984 के राइटर जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं न्यू स्पीक स्ट्रक्चर, तो हमने भी इतिहास में एक टर्म दिया है न्यू स्पीक स्ट्रक्चर ऑफ माने हिस्ट्री, इतिहास का नवबोध। तो उस नाग को, जिससे देवनागरी स्क्रिप्ट भी बना, छोटा नागपुर और नागपुर भी जो है उसी नाग से है। तो ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन ये सामंतवादी संस्कृति के अगेंस्ट में थे, तो इनसे इनको चिढ़ा हुआ था। तो कैसे होता है कि किसी राजा से जब आप चिढ़े होते हैं तो पुतवा के नाम कर देते हैं कलुआ। उसी तरह से इन नागों से जो चिढ़े हुए लोग थे, जहरीले सर्पेंटाइन जो था, वो सरीसृप जो था, रेंगने वाला जीव, उसका नाम कर दिया नाग। यही है, यही है। और लोग इसी को जानने लगे। और मध्यकाल में जब सामंतवाद आया तो उसी को समझ करके मूर्तिकार जो है छतरी बना दिया नाग का। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाग जो थे वो अपने समाज के संरक्षक थे और वो अपने समाज के रक्षक थे, और जो नहीं थे वो विरोधी थे। और जो विरोधी थे उन्होंने, विरोधी उस समय नहीं थे। अरे ये तो विरोधी तो सामंत काल में पैदा हुए ना, सामंतवाद की आवश्यकताओं के कारण। विरोधी उस समय समकालीन नहीं थे। ये आपको भ्रम है कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण संस्कृति थी और ब्राह्मण लोग थे। ये तो ब्राह्मणों की संस्कृति बाद में इस तरह से कहानी रचा गया है। यदि ब्राह्मण नहीं होते तो बुद्ध नहीं होते। बुद्ध जो ब्राह्मण जो है ये हिमालय है और बुद्ध पर्वतारोही है। उसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। ये कंसेप्ट जो है आप कहीं भी देखेंगे वो बामन शब्द है, बाभन शब्द है। वो विद्वता पूर्ण लोगों का पदवी होता था, जिसको सामंत काल में उसी को भ्रमित करने के लिए रस युक्ताक्षर लगा के ब्राह्मण कर दिया, जो जन्माधारित चीज हो गया। कहीं इतिहास में कर्मणा को जमना इन्होंने कर दिया। मतलब देखिए, सामंतवाद का एक फीचर है कि सब चीज है जो खानदानी चलेगा। राजा का बेटा वो होगा, उसका बेटा वो होगा, वो सामंत का बेटा वो होगा, उसका वो होगा। तो उसी में है जो ये परंपरा जो है ढलना था, किया किसी ने नहीं।
ये भी चीज है जो लोग समझते हैं कि उसने कर दिया, उसने नहीं, ये ऐतिहासिक शक्तियों ने किया। ये ऐतिहासिक इतिहास को समझना होगा कि इतिहास का जो शक्ति होता है, उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय की शक्ति और साधन का जो इंटरेक्शन से जो प्रभावित होता है, इसको करें। हम लोग व्यक्ति में दोष देने लगते हैं। व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा है, ये भ्रम में लोग रहता है। इसीलिए जो अमेरिकन पहली लेडी जो मानी जाती है, रूजवेल्ट, उसका एक कोट है कि छोटे जो लोग होते हैं, निम्न थिंकर लेवल के जो लोग होते हैं, वो व्यक्तियों की बात ज्यादा करते हैं, और जो मध्यम दर्जे के हैं वो घटनाओं की बात ज्यादा करते हैं। बड़े जो होते हैं जो थिंकर, वो आइडियोलॉजी की बात ज्यादा करते हैं। परसों मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ बुद्ध के बारे में बता रहे थे कि उनका बेटा क्या किया नहीं किया। हम कहे ये धर्म की व्याख्या है, ये व्यक्ति की बात बता रहे हैं, जबकि बुद्ध के आदर्श की बात होनी चाहिए। ये छोटे थिंकर का पहचान है, जो उनकी जीवनी को ही है जो चिवाया जा रहा है। मतलब ये बुद्ध कथा जो है, ये शिव पुराण की तरह एक कथा बना करके दिया जा रहा है, आदर्श की कहीं बात ही नहीं है। तो समाज में इसे परिवर्तन नहीं होगा। आजकल क्रांतिकारी लोगों को देखिएगा, नमो बुद्धाय और जय भीम से वार्तालाप शुरू होती है, और जय भीम और नमो बुद्धाय पर वो विमर्श समाप्त होता है। लेकिन पूरे काल में न बुद्ध के एक आदर्श की बात होती है, न कहीं भीमराव अम्बेडकर के ज्ञान की बात होती है, सिर्फ दूसरे का आलोचना होता है। तो ये सब तथा कथित क्रांतिकारी लोग दया के पात्र हैं, तो हमको इस पर नहीं जाना है। अभी आप जो PhD पर बोले रेफरेंस वाली बात है, तो उसको हम समझा रहे हैं। अब हाइपोथेसिस को समझिए। परिकल्पना क्या होता है? परिकल्पना होता है, कल्पना नहीं होता है। परिकल्पना एक वैज्ञानिक शब्द है, एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है कि किसी लॉजिकल कंसिक्वेंस को लेकर के एक प्रोजेक्शन किया जाता है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। और वैज्ञानिक उसको जो है बाद में सर्टेन कंडीशन में सर्टेन वेरिएबल के अनुसार से उसको जांचते हैं, और जांचने के बाद यदि सही है तो सिद्धांत बनता है, सही नहीं उतरता है तो रिजेक्ट हो जाता है। विज्ञान की ये विधि है। लेकिन आप जो हमारे बात का ठीक है समर्थन नहीं कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, किस आधार पर? आपका क्या सबूत है? क्या उसमें लॉजिक है? और आप जो दे रहे हैं सबूत, वो क्या किसी अनंत प्रज्ञा ने आकर के लिख दिया था कि हमारे और आपके जैसे किसी साधारण आदमी ने लिख दिया? और साधारण आदमी असाधारण क्या होता है? वो क्या है जो 500 फीट लंबा आदमी था और 5000 टन का वजनी आदमी था, महान कैसे था? उसको आप महान बना बता दिए तो वो महान हो गया। तार्किक है तो ठीक है, हम कोट करेंगे, और नहीं तो उसमें भी है जो बौद्धिक षड्यंत्र है। तो आप जो कह रहे हैं एविडेंस, ठीक है, मेरे पास एविडेंस है, आपके पास एविडेंस है, उसका क्या लॉजिक है? श्रीमान जो आप बोल रहे हैं वो भी तो एक प्रकार का एविडेंस है, क्योंकि पहले लोग जहां लिखित बातें नहीं होती थी तो नहीं मेरा वो नहीं कहना है। मेरा कहना है कि आप इसको हाइपोथेसिस ही मानिए, इसको आप रिजेक्ट करने के लिए अपना एविडेंस दीजिए, अदरवाइज आप इसके समर्थन में एविडेंस खोजिए, और जो निकलेगा सो तय होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन पिछले शताब्दी का सबसे महानतम वैज्ञानिक था। इस शताब्दी में स्टीफन हॉकिंस था। क्या दिया? बैठ कर के इमेजिनेशन से ही तो बहुत सी बातें थी जो आज सही होता जा रहा है। वो हाइपोथेसिस था जिस पर विज्ञान जो है उसको जांचता रहा। हालांकि 1905 में वो जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाता था। हो सकता है उस समय हाइपोथेसिस हो, लेकिन बाद में है जो ये हुआ। तो आप हम जो बात कह रहे हैं, आप इसको परिकल्पना ही मानिए। आप इसका खंडन करने के लिए साक्ष्य खोजिए, तार्किक साक्ष्य खोजिए, तर्क भी हो, विवेक भी हो, आप उसको तो लाके दीजिए। यदि आप नहीं खंडन कर सकते हैं तो आप इसके समर्थन में आगे बढ़िए, आपको सब चीज दिखाई देगा और सब चीज स्पष्ट होगा। विज्ञान ऐसे चलता है, आप क्या करते हैं इससे हमको नहीं बहस है। हमने एक प्रश्न लिखा है, मन का विज्ञान। मन क्या होता है? माइंड, ब्रेन नहीं है। इस साइंस में साबित हुआ कि ब्रेन का वो पोर्शन जो जिसे देख रहा था उसको काट दिया गया, लेकिन फिर भी वो देखना शुरू किया, भले कुछ परसेंटेज कम रहा। वैज्ञानिक हैरान रह गया कि ब्रेन का जो पोर्शन काट दिया गया तो देख कौन रहा है? उसका मन देख रहा था, उसका चेतना देख रहा था, जिसको भारत में सेल्फ कहा जाता था, आत्मा कहा जाता था, जिसको विदेश में स्पिरिट कहा जाता था। ये तो बौद्धिक धूर्त लोग जो है आत्मा को आत्मा बना दिए। आत्मा शरीर के साथ मर जाता है, आत्मा शरीर के बाद भी बचता है।
इसको आज के हम आलेख में हमने समझाया है। तो कहने का मतलब है कि इस बातों को समझना होगा, और इसको तो उसमें हमने चेतना का पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या दिया है। जो वैज्ञानिक जगत में जानेगा तो सारे सवालों का उसमें सवाल जवाब। चेतना कहते किसको? हम तो चैलेंज करते हैं कि विश्व का जितना कंसेप्ट है आप उसमें से उसको कस करके देख लीजिए, वो डिफिनेशन सही है। हमने समझाया है कि चेतना जो है, कॉन्शसनेस जो है, जो माइंड है, जो सेल्फ है, एक एनर्जी का मैट्रिक्स है जो समय, अनुभव और ज्ञान के साथ विकसित होता रहता है और शरीर से संपोषित होता है। मतलब शरीर जब नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा, चेतना भी नहीं आएगी। और ब्रेन जो है उस चेतना का मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है। जैसे कुछ लो फ्रीक्वेंसी या एक डिफरेंट एनर्जी को एक्जीक्यूटिव एनर्जी में, काम कार्यकारी एनर्जी में जो बदल देता है, उसी तरह से ब्रेन जो है उनके एनर्जी को मॉड्यूलेटर के रूप में काम करके शरीर को, सारा सिस्टम को चलाता है। ये हुआ चेतना। अब इसमें जो है, चूंकि वो एनर्जी का मैट्रिक्स है, मैट्रिक एक स्ट्रक्चर का मैंने कहा जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। तो क्या है कि ये विश्व के एनर्जी से भी है जो इंटरेक्ट करते रहता है, और इसीलिए अधिआत्म जो अध्यात्म कहलाता है, क्या होता है, आप अपने सेल्फ को जब इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ देते हैं तो बहुत सा आपको आभास हो जाएगा, बहुत सा चीज का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान पाने का दो ही तरीका है। एक जो साधारण लोग जानते हैं कि एक देने वाला होता है, एक पाने वाला होता है, लेकिन ज्ञान का जो उच्चतर स्तर होता है पाने का, उसमें देने वाला और पाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मान लीजिए बुद्ध का या और से साइंटिस्ट का, उसको इंट्यूशन से ज्ञान प्राप्त होता है। देने वाला पाने वाला वही होता है जो उच्चतर अवस्था का है। तो भारत में ये रेफरेंस खोजने के कारण, इसलिए तो कोई मौलिक खोज नहीं होता है, क्योंकि आप इमेजिनेशन को, आप जो है, जो अपनी कल्पनाओं को जो दे सकते हैं, जिसमें आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस जैसे विद्वान दिए, उसको हम लोग देखते नहीं है, इसीलिए जो मौलिक रूप से बाधित है। बहुत सिंपल मैकेनिक्स होता है चीजों को समझने के लिए। आइंस्टीन जो खोजा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इतना सिंपल है कि आप आश्चर्य कीजिए। उसके जमाने तक ये क्लियर हो गया था कि वेलोसिटी जो लाइट जो होता है उसका वेलोसिटी फिक्स है, एक, और दूसरा कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये भी चीज उस समय आ गया था। तो उसने सोचा कि अरे भाई, ये जो है रेलगाड़ी का इंजन से जो लाइट निकलता है वो स्पीड ऑफ लाइट से जाता है। सुनिए, रेलगाड़ी में जो लाइट जो निकलता है वो स्पीड ऑफ लाइट से जाता है उसमें, लेकिन वो यदि गाड़ी चल रहा है, समझ रहे हैं ना, तो गाड़ी का तो स्पीड भी तो उस वेलोसिटी ऑफ लाइट में जुड़ जाएगा। तब तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से उस लाइट का वेलोसिटी ज्यादा हो जाना चाहिए जो गाड़ी के चलने से जा रहा है। गाड़ी रुका हुआ है, लाइट मार रहा है, तो एक अपने वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही जा रहा है, और गाड़ी चल रही है तो उसका वेलोसिटी भी तो उसमें जुड़ जाएगा, तो ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो तय हो गया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो फिक्स है। तब कहा तब भाई अब मैथमेटिक्स से लगेगा। तो बोला कि इसका टाइम है जो डाइल्यूट कर, डायलेशन हो जा रहा है, टाइम में पसर जा रहा है। वो 5 सेकंड में जो पहुंच रहा था, उसी 5 सेकंड को जो है हमारे घड़ी से है जो 7 सेकंड लग जा रहा है, टाइम पसर जा रहा है। तब टाइम डाइल्यूशन का कंसेप्ट आया। अब इसका दिमाग खराब हो गया। अब देखिए कि कितना छोटा सा चीज। अब हम इस लेख में लिखे हैं स्टीफन हॉकिंस का, हम पढ़ रहे थे, इधर गए थे भागलपुर, पिछले महीने एक मित्र लेके गया था उसका किताब। कहा बिग बैंग के पहले तो कुछ था ही नहीं, समय ही नहीं था, तो ईश्वर कहां से आ गया? ईश्वर तो नित्य है, ईश्वर कहां से आ गया? कुछ था ही नहीं। बोला वैसे नहीं समझिए, कोई प्लेन है, अभी आप देख रहे हैं कोई प्लेन, नहीं आप रहने दीजिए, सुनने का कंटिन्यू कीजिए। प्लेन, तो प्लेन में आप गड्ढा खोद करके मिट्टी को इधर भर रहे हैं, तो एक ऊंचा टीला मिल गया, एक खाली जगह मिल गया। तो जो ऊंचा टीला मिल गया यही मास और एनर्जी है, और जो गड्ढा वाला टीला मिल गया यही स्पेस और टाइम है। सबको मिला दीजिएगा, सब जीरो हो जाएगा। जब समय ही नहीं था बिग बैंग के पहले, तो ईश्वर कहां से आ गया? हम इस बात को भी इसमें समझाया। तो जो मांग रहे हैं साक्ष्य,
वो कहिए कि ट्रेडिशनल से जरा सा हटिए और विज्ञान की विधि में आइए। हाइपोथेसिस क्या होता है? अब वैज्ञानिक, विज्ञान कोई विषय नहीं है, विज्ञान मेथोडोलॉजी का नाम है, विज्ञान प्रोसेस का नाम है, जिसमें ज्ञान जो है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तो होता है। वो तो साहित्य में भी होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज में होता है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान के लिए इसके अलावा एक कंडीशन है कि उसका मेथोडोलॉजी है, उसमें एक्सपेरिमेंट, इंस्पेक्शन, उसका री इंस्पेक्शन, उसका प्रोजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, जो साहित्य में नहीं होता है। और जिसमें होता है वो विज्ञान है। तो आप इतिहास को विज्ञान मानिए।